रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार भारत आए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रूस भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना रहा है, पर दुनिया के लिए ये मुलाकात क्या संदेश देती है, भारत और रूस के रिश्तों में नजदीकी का अर्थ क्या है, इस पर बात करेंगे। तो रूस पर और पुतिन की भारत यात्रा पर बात करने के लिए इस सत्र में हमारे साथ मेहमान हैं प्रकाश केरे, सीनियर जर्नलिस्ट, संदीप उन्नीथन, डिफेंस जर्नलिस्ट, उनकी मशहूर किताब ब्लैक टॉर्नेडो आप लोग जानते हैं। उदित मिश्रा हमें ज्वाइन करेंगे, डेप्यूटी एसोसिएट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस में, और अमिताभ सिंह, आप जेएनयू में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में। प्रकाश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये ऐसे समय में पुतिन का दौरा हो रहा है। एक तो बात यह है कि जब यूरोप उनको युद्ध अपराधी कह चुका है, इसके पहले तमाम सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं, क्रूड ऑयल ना खरीदने के लिए भारत के खिलाफ भी बयानबाजी हुई है। ऐसे में जब अभी राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आए, उनका जो भव्य स्वागत हुआ, अगली सुबह अमेरिका से किस तरह की रिएक्शन की अपेक्षा आप करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हार्श रिएक्शन जो है अमेरिका की तरफ से आएगा, क्योंकि देखिए अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का रुख है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ऐसी कुछ बातें कहने से ट्रम्प या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बच रहा है, जिससे कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बातचीत चल रही है दोनों देशों में, मतलब अमेरिका और रूस के बीच में, उस पर कोई असर पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हार्श रिएक्शन आएगा ऑफिशियली। अनऑफिशियली अभी भी वहां पे मीडिया में या बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, वो बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका की कोशिश थी कि भारत को रूस से अलग कर दिया जाए, चाइना और रूस के बीच में जो है दूरी बढ़ा दी जाए। तो मैं समझता हूं कि रिएक्शन आना भी होगा, तो वो इस पर निर्भर करेगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेके जो बातचीत चल रही है वो अगले कुछ समय में, मतलब 15 दिन में, महीना दिन में, 2 महीने में, वो किधर का रुख लेती है। तो वो बातचीत पर अमेरिका का रिएक्शन जो है डिपेंड करेगा। अमिताभ जी, आपका क्या कमेंट है? अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा ये मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ देखकर? देखिए, कूटनीति में, राजनीति में नाराज हम किसी को नहीं करते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, और हमारा इस समय का नेशनल इंटरेस्ट अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट या यूं कहें ट्रम्प के इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता है। और हम नाराज इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है जो 50% है। मैं उसको टैरिफ नहीं, सैंक्शंस कहता हूं, क्योंकि 50% अगर आप टैरिफ लगा देते हैं 2.5% से बढ़ाकर, तो ये टैरिफ नहीं, सैंक्शंस हो जाता है। तो हम उसका रास्ता कोई नहीं, हम तो ये नहीं, हमने कभी भला बुरा नहीं कहा ट्रम्प को या अमेरिका को। सिर्फ हमने अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं, और उन प्राथमिकताओं में रूस से पहले हमारे संबंध अच्छे थे, और हम फिर उन संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रम्प ये जानते हैं कि अगर किसी भी देश को नुकसान होगा तो वो अपनी भरपाई के लिए किसी दूसरे देश का या अन्य साधनों का सहारा लेगा। भारत भी वही कर रहा है। अमेरिका इस स्थिति में होता, अमेरिका भी वही करता है। चीन वही कर रहा है। चीन ने तो और एग्रेसिव वे में उसको ये किया है कि वो कहता है कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आप जितना लगाएंगे उतना हम लगाएंगे टैरिफ। तो भारत ने वैसा तो कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हम अमेरिका से या राष्ट्रपति ट्रम्प से कोई किसी तरह का हम बदला नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक छोटी सी चीज की मैसेजिंग की बड़ी बात हो रही, पता नहीं आपने ध्यान दिया है नहीं, कि प्रधानमंत्री जब अगवानी करने गए राष्ट्रपति पुतिन की, तो आमतौर पर प्रधानमंत्री जिस कार में जाते हैं उसमें ना जाकर के उन्होंने टोयोटा कंपनी की कार चुनी, जो यूरोपियन कार नहीं है, अमेरिकन कार नहीं है, एशियन कार है, जापानीज कंपनी की कार है। इसके पीछे की मैसेजिंग, क्या इसके कुछ अधिक अर्थ निकाले जाने चाहिए? उस समय पुतिन के सामने ये मैसेज, डिप्लोमेसी में जितना भी ऑप्टिक्स होता है, कुछ भी बेमतलब नहीं होता है। तो यूरोप भी थोड़ा सा असहज होगा, या यूरोप की ओर से आपको लगता है कि किसी तरह का रिएक्शन आएगा? यूरोप का तो रिएक्शन पहले ही आ चुका है। जो भारत में 3 यूरोपीय देशों के राजदूत हैं, उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा जी, उसमें
बाकायदा ये ऑफिशियली जो है रिक्वेस्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर से कि आप जो है पुतिन पर प्रेशर डालें कि वो यूक्रेन युद्ध को रोकें। तो यूरोप तो बोल चुका है, और यूरोप में एक और चीज हो रही है कि वो एक और सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन या सैंक्शंस जो हैं वो रूस पर लादना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब ट्रम्प 50% पनिशमेंट वाला टैरिफ जब लगा रहे थे इंडियन इंपोर्ट पर, तो उन्होंने यूरोप को भी कहा था, ये सलाह दी थी कि तुम लोग भी 50% लगा दो इसके ऊपर। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन अगर अगला सैंक्शंस का सेट अगर लगाता है तो है कि उससे कुछ भारतीय कंपनियां या कुछ टैरिफ को लेके कुछ चीजें हो सकती हैं, ये मेरा एक अंदेशा है। लेकिन अगेन फिर मैं वही कहूंगा, देखिए भारत ने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं की, अगर हम केवल रूस और यूक्रेन की बात करें, इस मसले की बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज भी जो बात कही कि भाई हम लोग इस मामले में ऐसा नहीं है कि हम किनारे बैठे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पीस के लिए, हम शांति के पक्ष में हैं। और आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन गए, रूस गए, और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने आज कहा कि हमने एससीओ की बैठक में जो है अच्छी खासी हमारी बातचीत हुई थी। तो और अमेरिका को भी हम लोगों ने अभी जो ट्रेड डील को लेके बातचीत चल रही है, तो हम लोगों ने उसके लिए जैसे कॉटन पर, सोयाबीन पर ऑलरेडी उनको छूट देने का ऑफर दिया है, उनका गैस खरीदने का ऑफर है। और यूरोप के साथ अभी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो आज रूस के करने का एक हिंट जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपने बातचीत में कही। और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए करार के लिए जो है बातचीत चल रही है। जो कुछ देश यूरोपियन यूनियन में नहीं है, उन देशों के साथ हमने एक स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट किया 2 साल पहले। तो और चाइना के साथ हमारी कोशिश है कि जो हमारे झगड़े हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके और बिजनेसेज और दूसरे तरीके के इंटरेक्शंस को बढ़ाया जाए। तो भारत के लिए दिक्कत तब हो सकती है लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए ये जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी में ये खींचतान चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखता कि कोई भी ये 3-4 ब्लॉक्स जो हैं दुनिया में अभी, वो किसी भी तरीके से लंबे समय के लिए भारत को परेशान करने या भारत को अपने से अलग करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है संदीप जी, मतलब यही सवाल मेरा आपसे है कि आज की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट उसमें कौन सा रहा? मेरा सबसे हाईलाइटेड पॉइंट अगर आप पूछें तो ये है कि ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग है। और मैं मानता हूं कि हम जो देख रहे हैं ये 21वीं सदी का शायद एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जो कई सदियों से जो रशिया है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है, वो एक अकेला ऐसा एक देश है, क्योंकि इतना फैला हुआ देश है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में वो स्पैन करता है। लेकिन इस रशिया यूक्रेन युद्ध के वजह से वो उनकी जो यूरोप की जो एक्सेस है वो एक तरह से ब्लॉक हो गई है। और वो भी यही जानते हैं, रशिया हमेशा चाहती थी कि यूरोपियंस उसे अपना ले, रिगार्ड देम एज वन ऑफ देयर ओन। लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और ये जो एनमिटी की जो बैड ब्लड की हम देख रहे हैं अभी, उसकी वजह से रशिया को कोई ऑप्शन नहीं है, अभी वो पिवट कर रही है एशिया की ओर। और ये पहला पहलू ये था कि वो चाइना के साथ वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। और ये जो हमने आज देखा है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट पुतिन बहुत कम ट्रैवल करते हैं, वो सिर्फ चीन गए हैं, उससे पहले उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स गए अलास्का में पीस प्रोसेस के लिए। अब दिल्ली आने का उनका ये मकसद है, वो सिग्नल करना चाहते हैं कि देखिए मैं पराया नहीं हूँ, मैं एक आउटकास्ट नहीं हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं। और चाइना के साथ उन्होंने एक रीअलाइनमेंट कर दिया। अब इंडिया को, जो कि दुनिया का सबसे तेज ग्रो करने वाला जो इकोनॉमी है, उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया और बहुत सारे एरियाज में उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की बात की, ना कि सिर्फ एनर्जी और डिफेंस को, बहुत सारे और एरियाज की उन्होंने बात की। और एक टारगेट भी रखा है कि 2030 तक $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो जाएगी। लेकिन
ज़्यादा सबसे जो अहम ये है वो इमेजेस के ये दायरे से हमको मिला है कि पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही है और ये सारे जो इमेजेस आ रहे हैं कल से लगा, जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे से, हमारे तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ही रशिया के साथ, लेकिन जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम आमतौर पे प्रधानमंत्री जाते हैं, रिसीव करते हैं स्पेशल गेस्ट को, 21 तोपों की सलामी दी जाती है उन्हें, जॉइंट सर्विसेज ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है, रेड कार्पेट दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में डिनर सब। लेकिन उसका एक और उन्होंने ऐड कर दिया इस स्पेशल रिलेशनशिप में, और वो है कि एक कारपूल वाली जो डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू की है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और वो ये सिग्नल करना चाहते हैं कि जो इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशनशिप है, हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है कई देशों के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी है, कई यूरोपियन मुल्कों के साथ भी है, फ्रांस, यूके वगैरह, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशियन फेडरेशन के साथ है वो एक बिल्कुल अलग किस्म का है कि दोनों नेता जो है एकदम उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री आपको दिखने को मिलता है वो इस फोटोज के दरमियान हमें दिखने को मिलता है। कैसे वो एक कार में बैठ के चलते हैं, वो नॉर्मली इस तरह के फोटो ऑप्स बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें फॉरेन लीडर्स के साथ, लेकिन ये जो सारी जो है, मैं मानता हूं ये सिंबोलिज्म इस विजिट का यही है, जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग। क्या आप जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डिफेंस फ्रंट पर कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये मीटिंग दरअसल उसके लिए थी ही नहीं? बिल्कुल, इन्होंने इस मीटिंग के दरमियान क्या किया कि अब वो देखिए, वो दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द फाइन डिटेल्स कि हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, इस तरह की जो आर्म्स बाजार वाली भाषा बिल्कुल नहीं यूज किया। उन्होंने स्ट्रेस किया है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बनी रहेगी और आगे चल के बहुत सारे ऐसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स करेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि बिना स्टेटमेंट या बिना इस मीटिंग के भी हमारी जो मित्रता है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशियन फेडरेशन के साथ, वो किसी और देश के साथ नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि रशिया जो हमें जो हथियार बेचती है, जो हमें हथियार ट्रांसफर करती है, वो कोई और देश नहीं करता है। ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक देश ने एक परमाणु पनडुब्बी दूसरे देश को ट्रांसफर किया, लीज किया हो। कभी नहीं हुआ है दुनिया में कि किसी देश ने एक दूसरे देश को परमाणु पनडुब्बी बनाने की जो ये पूरी टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर किया। रूस ने किया है, हमें सुपरसोनिक मिसाइल्स दिए ब्रह्मोस के, जो कि खास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना के पूछने के बावजूद उन्होंने ये ब्रह्मोस मिसाइल्स चाइना को नहीं दिए। और ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि रशिया ने पूरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दी है इंडिया को, ये ब्रह्मोस जो है साथ में बनाते, लेकिन चाइना को इस तरह के हथियार नहीं दिए। और आगे चल के इस ब्रह्मोस के जरिए वो और अत्याधुनिक हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस NG, हाइपरसोनिक वेपन्स, उस तरह की सब जो जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं वो किसी और देश के साथ नहीं है। तो ये मीटिंग में अगर भले ही वो जिक्र नहीं किया हो इंडिविजुअल वेपन सिस्टम्स के, सब जानते हैं, रूस भी जानती है, हम भी जानते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक तरह से अंडर द रेडार है। प्रकाश जी, चीन की बात हो रही है, आपको मैंने कई बार पहले भी सुना है कि भारत को चीन से अपने रिश्ते और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस दरार को बड़ा करें। इसके वकालत आप कई बार करते रहे हैं। थोड़ा इस नज़रिए से बताएं कि अगर रूस से हम अपनी करीबी को और बढ़ाते हैं, हमारा बहुत पुराना मित्र है, जाने कब से हमारा कल्चरल एक्सचेंज रहा है, फिल्मों में, साहित्य में, मैक्सिम गोर्की बहुत पहले यहाँ अनुवाद होकर के लोग पढ़ने लगे थे। अगर रूस से ये नज़दीकी और बढ़ती है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो भी और थोड़ा कम होता है, हथियार भी हम और ख़रीदते हैं, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप आप इस तरह से देखते हैं कि ये हमें हेल्प करेगा चीन से अपने रिश्ते सुधारने में भी? क्योंकि मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पर भी, अब पिछले कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट सीमा पर हुए चीन के साथ, डोकलाम हुआ और भी हुए, उसमें रूस की भूमिका उस मसले को शांत करने में कुछ बहुत सक्रिय दिखी नहीं थी। तो मैं इस नज़रिए से पूछ रहा हूँ कि क्या रूस एक ग्लू का काम कर सकता है भारत और चीन के बीच में, अगर हम उसको और बेहतर रिश्तों की ओर ले जाएं? देखिए, भारत और चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और
किसी एक पार्टी के साथ अगर किसी का बहुत बहुत ज्यादा ही क्लोज रिलेशन है तो उसको साफ साफ पोजीशन लेने में दिक्कत होती है। तो रूस की उस परेशानी को भी हमको समझना चाहिए। संदीप को बेहतर पता होगा कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार के लिए रूस ने सबसे ज्यादा कोशिश की है पिछले कई सालों से, और अगर रूस के साथ हमारा क्लोज कोऑपरेशन बढ़ता है तो हमको बाय डिफॉल्ट उसमें चाइना भी एक एंगल होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका उल्लेख किया कि हम पोलर एरियाज में, ध्रुवीय एरियाज में जो है हम साथ में एक्सप्लोरेशन में पार्टनरशिप करेंगे। अब ये जो पोलर रीजन्स में जो एक्सप्लोरेशन का मसला है, ये अगला बिग थिंग है दुनिया की पॉलिटिक्स में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बात हो रही है कि आइस ब्रेकर जहाज और रास्ता बनाने की, ट्रम्प बोल रहे हैं ग्रीनलैंड मैं ले लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो वहां पे अगर भारत और रूस का सहयोग बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें चीन भी एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी चीन भी रूस के साथ वहां पे कोऑपरेशन कर रहा है। दूसरी तरफ जैसे बात हो रही थी कि रुपए के साथ मीर का जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उसको जोड़ने की बात है, उसमें भी फिर अगेन चीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, क्योंकि मीर के पूरे सिस्टम को फिलहाल जो है चाइनीज फिनेंशियल सिस्टम के साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। और चूंकि भारत भी लगातार मान लीजिए कि हमारा सहकार बढ़ रहा है और ऑलरेडी चाइना और रूस का बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं, उन लोगों ने तो एक अंतहीन समझौता कर ली बंधों का। और एक चीज और यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी बार बार ये कह चुकी हैं कि दुनिया ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बदलाव का नेतृत्व हम कर रहे हैं। और चाइना, रूस, भारत और भी कई सारे देश ये बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की विश्व व्यवस्था बननी चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दादागिरी चले, रीजनल चाहे ग्लोबली। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे अपने जो झगड़े हैं, देखिए जो झगड़े हैं वो तो लीगेसी प्रॉब्लम्स है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ट्रेड डील की तरह नहीं होता कि आप उसको आमने सामने बैठ के और थोड़ी देर में आप उसको क्लिंच कर लें, उसमें समय लगेगा। लेकिन ऑलरेडी हमारा बिजनेस में हम इतना क्लोज हैं, हम इतना ट्रेड डेफिसिट में हैं। अगर उस पैसे को कुछ चाइना से अगर हम कहें कि भाई आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दो, जैसे अभी रुपया गिरने के मामले में बात हो रही है कि एफडीआई घट रहा है, तो हमारे पास हमारे ग्रोथ के लिए हमको हर तरीके के पार्टनरशिप की जरूरत है। सिर्फ एक देश, दो देश, चार देश से ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारी संभावना है, वो बहुत बढ़ी हुई है। और उसके साथ फिर बाकी देशों की और दुनिया का साझी संभावनाएं भी जुड़ती हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारत और चीन के संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी अगर भारत और रूस और ज्यादा सहकार बढ़ाएंगे, और ये सहकार बढ़ेगा। अमिताभ जी, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, रूस और चाइना का संबंध जितना पुराना नहीं है, उससे ज्यादा रूस और भारत का संबंध पुराना है। और रूस ये बखूबी जानता है कि हम उनके साथ ना कोई बॉर्डर इश्यूज है, हालांकि अब तो उन्होंने भी सेटल कर लिया है, रूस और चीन ने भी। और रूस एक बड़े पावर के तौर पर या एक उभरते हुए पावर के तौर पर भारत को देखता है। और भारत इससे पहले भी जब अमेरिका के से संबंध अच्छे थे, तब भी रूस से हमारी मित्रता थी, वो डिफेंस पर आधारित थी, वो चल ही रही थी। अमेरिका ऑब्जेक्शन करता था लेकिन हम उसको मानते नहीं थे, और अमेरिका भी रियायत देता था और वो चीज को मान लेता था कि इनकी नेशनल प्रायोरिटी क्या है। हमारे डिफेंस के जितने भी हमारे आयुध हैं, शस्त्र हैं, साजो सामान है, 70% लगभग मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत और रूसी हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। तो जाहिर है हमें उनकी सप्लाईज, उनके टेक्निकल सपोर्ट और फर्दर परचेज के लिए हमें उनसे संबंध अच्छे बनाने पड़ते हैं। और ये हमारी, आप मजबूरी कहें या चॉइस कहें, जो कहें, ये हमारी है। अगर कोई ये समझता है कि चीन से रूस की दोस्ती भारत के कॉस्ट पे होगी, वैसा नहीं होगा। और हमारे साथ स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप है। चीन, उनका इस समय बहुत बड़ा कूटनीतिक पक्षधर है।
उन्होंने सैन्य सामान या और किसी तरह उनका सहयोग नहीं किया, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में उनको सहयोग करते हैं या अन्य मंचों पर उनको सहयोग करते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है या जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रूस कर रहा है वो सही है, उस पर भी उनके तो हम भारत रूस के संबंध को चीनी चश्मे से नहीं देखते हैं। हम एक दूसरे को एक सॉवरेन, एक संप्रभुता राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र की तरह देखते हैं, और उसमें चीन एक प्लेयर है, उनके लिए भी एक प्लेयर है, हमारे लिए भी एक प्लेयर है। और कभी भी हम परमानेंट राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खासकर न हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, ना हमारा कोई परमानेंट एनिमी होता है। हमारे ओनली परमानेंट जो होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं, हमारा हित होता है। तो उनके चलते भी हम उन चीजों को देखते हैं कि हम चीन और रूस की दोस्ती बरकरार रहे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे चलते उनके संबंध बिगड़े या उनके चलते हमारे, चीन के चलते हमारे संबंध बिगड़े। दोनों इंडिपेंडेंट है और वो चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। उदित मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरह का कोई गठजोड़, ये इसको आप निकट भविष्य में कोई संभावना मानते हैं, या आपको लगता है कि ये कोरी गप है, ये एक अच्छा हसीन ख्याल है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें ये तीनों एक मंच पर नहीं हो सकते, इनमें से दो किसी एक मंच पर होंगे, फिर कुछ दो एक और मंच पर होंगे? जी, ये कहना मुश्किल है अभी कि RIC जैसी चीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जब से ट्रम्प साहब आए खासतौर से वो इतनी जल्दी बदल रही है। मतलब हम आज बात कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या विचार होगा इस पूरी इवेंट पे, इस प्रॉक्सिमिटी पे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई कह नहीं सकता। ऑलरेडी जस्ट इस साल में हम लोग देख चुके हैं, बावजूद इसके कि हमने बहुत कोशिश करी ट्रम्प के करीब आने की, उन्होंने इतना हमारे ऊपर प्रेशर जरूर डाला है कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स थे रशिया से वो खत्म हो गए। तो ये दिखाता है कि ये इतना सीधा नहीं है कि आप दो कंट्रीज साथ आई और उन्होंने हाथ मिलाया और वो आगे बढ़ गए। तो कहना मुश्किल है कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा या वो नेसेसरली अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये पिछले 2-3 दशक में देखने में आया है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला रवैया है यूएस का। तो कहना आसान नहीं है। एक सवाल और इसी में आपसे जुड़ा हुआ, देखिए अभी ये बात हुई थी कि ट्रेड टॉक्स होंगे, चल रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मतलब अमेरिका और भारत के बीच। अब जब हम पुतिन का स्वागत किया गया हमारे यहाँ, उसके बाद जो ट्रेड के बातचीत की पर जो भारत की स्टैंडिंग है अमेरिका के सामने, उस पर आपको लगता है फर्क पड़ेगा? इंडिया का मैसिव ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ जी। तो अक्सर ये बातें बोली जाती हैं बायलैटरल ट्रेड बढ़ा देंगे। अब आज मैं सुन रहा था कि ये बायलैटरल ट्रेड जो है वो 65 बिलियन है डॉलर, अब वो 100 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2030 में। लेकिन बायलैटरल ट्रेड अपने आप में बड़ा इनॉक्युअस टर्म है। वो ट्रेड डेफिसिट क्या होगा इंडिया के लिए वो देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे तो उसका अपना एक परिणाम होगा, और अगर हम रशिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लार्जली डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीजें मैं पढ़ रहा था, सुखोई और एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो यूएस के पास जाना उतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसको थ्रेट की तरह देखता है। तो एक तो यह है कि इंडिया की ट्रेड वीकनेस है। यूएस के साथ जो हमारा सरप्लस था उसका कबाड़ा हो गया है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता वो सरप्लस इंडिया के पास आए, और अब हमें मजबूरन उनसे चीजें खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि हमें वो ट्रेड डेफिसिट का वो सरप्लस अपना खत्म करना है उनकी दोस्ती बनाए रखने के लिए। जहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, उसमें स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स आ जाती हैं यूएस की, कि वो नहीं चाहते कि वो आप इतना पास आए रशिया या चाइना के। तो अगेन बहुत प्रॉक्सिमिटी, बहुत डिपेंडेंस, स्पेशली फॉर डिफेंस पर्पसेस, न्यूक्लियर एनर्जी पर्पसेस ऑन रशिया, नेसेसरली आपको कोई अमेरिका से तो बहुत पास नहीं लाएगा। ठीक है, एक चीज और सर, आप $59 बिलियन का है अभी ट्रेड डेफिसिट।
इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं ये समझना चाह रहा था कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें भारत रशिया को कोई सामान भेज सकता है, क्योंकि रशिया ने, अभी प्रकाश जी भी बता रहे थे कि रशिया ने इस तरीके का व्यापार चाइना से एस्टेब्लिश किया हुआ है और वो रूट्स भी इतने उनके लिए सुगम हैं कि उन्हें भारत से वाकई कोई सामान, भारत कोई ऐसी चीज़ पैदा भी करता है जिसकी ज़रूरत रशिया को है। हाँ, ये बात बहुत सिंपल समझने की है कि डेटा आप देखिए 2020-21 के बाद से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है रशिया के साथ बिल्कुल बलून कर गया है। 5 बिलियन था, अब ऑलमोस्ट 65 बिलियन हो रहा है। लार्जली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भर के उनसे चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से ऑयल। चाइना अपने आप में एक ऐसा देश है जो अगले 10 मैन्युफैक्चरिंग देशों से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो चाइना के रहते हुए रशिया को कोई और कंट्री सस्ते में कोई चीज दे देगी, ये मुश्किल है, खासतौर से इंडिया जो अपने आप में ही मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आने वाले समय में कोई कमाल का हम कुछ उन्हें एक्सपोर्ट करने लगेंगे। जो भी चीजें आप देखने में, सुनने में आ रही हैं वो है फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब आप उनसे ले रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, हाई टेक्नोलॉजी, सुखोई, एयर डिफेंस। कितनी आप सब्जी और नेनुआ बेच सकते हैं उन्हें कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए? तो ये एक तरफा है। ऑल्दो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि हर कंट्री के साथ, जो ट्रम्प साहब ने एक ये रवैया बना दिया है कि हर कंट्री के साथ बैलेंस ट्रेड हो, ये चीज ये बेवकूफाना चीज है। आप हर कंट्री के साथ बैलेंस ट्रेड नहीं कर सकते। किन्हीं के साथ आपका डेफिसिट होता है, किन्हीं के साथ आपका सरप्लस होता है, और दुनिया बड़ी आगे जा सकती है अगर वो रवैया रखे। संदीप जी, मैं थोड़ा आप डिफेंस पे बात करना चाहता हूँ कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हमें चाहिए तो कौन सा चाहिए? इस पे मंथन के अलग अलग कारण होंगे, जो लोग नीति नियंता हैं वो कर भी रहे होंगे। सुखोई 57 जिसको रशिया से खरीदने का एक फ़ायदा ये होगा कि सब कुछ हमें, कोडिंग भी हमें मिल जाएगी, सब कुछ हम घर में कर लेंगे, उसका मेंटेनेंस से लेके सब कुछ। और दूसरा है F-35 जो हम अमेरिका से खरीदें। तो 2 विकल्प हैं, दुनिया के 2 बड़े ध्रुव, रशिया से लें कि अमेरिका से। सिर्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से और भारतीय वायुसेना की ज़रूरत के नज़रिए से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके नज़रिए से, आपका वोट किस पे है? मेरा वोट तो Su-57 को जाता है। मैं जानता हूं कि ये जो 5th जनरेशन रशियन फाइटर है, भले ही F-35 के मुकाबले में थोड़ा कम हो, लेकिन उस पर कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगे जिस तरह से F-35 के साथ होता है। और F-35 ही नहीं, हर जो अमेरिकन प्रोडक्ट है, वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रिंग्स तो अटैच्ड होते हैं। आप देख लीजिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर हमारे पास S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल नहीं होते तो शायद ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम कुछ और होता। हमारे पास पाकिस्तान को अटैक करने, पाकिस्तान के एयरबेसेस को अटैक करने के लिए इस तरह की कोई और हथियार कोई देने को तैयार भी नहीं होता। तो ये बात बहुत सिंपल है। रशिया जो हमें हथियार देती है उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के खास करके फाइटर एयरक्राफ्ट में वो भले ही वेस्टर्न फाइटर से थोड़ा कम हो, 20-30% रिड्यूस परफॉर्मेंस हो, लेकिन उनकी जो एक तरह से वो आज़ादी जो हमें देती है कि आप किसी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच, तो वो जो इंडिपेंडेंस हमें मिलता है रशियन वेपन्स के साथ, वो हमें अमेरिकन वेपन्स के साथ बिल्कुल नहीं आता है। S-400 का जो बची हुई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी किस्तानी है, पर S-500 का भी प्रपोजल है उधर से। तो एक बार वो समझा सकते हैं कि S-500 और 400 में फ़र्क क्या है? रेंज का ही फ़र्क है या और भी कुछ एडवांसमेंट? रेंज का भी फ़र्क है, कैपेबिलिटीज़ का भी फ़र्क है। जो S-400 जो है प्राइमरली एक एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जो कि क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट करता है। लेकिन जो S-500 जो है एक कंप्लीटली न्यू लेवल पे लेके जाती है ये सारे कैपेबिलिटीज़। उसका नाम है प्रोमीथियस और उसकी कैपेबिलिटीज़ है वो 600
किलोमीटर दूर तक की मार कर सकती हैं, अटैक कर सकते हैं टारगेट्स को, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स तो है ही, 5th जनरेशन फाइटर्स। तो इसकी जो रेंज है, कैपेबिलिटीज है, एनवेलप है, डिटेक्शन रेंज, अटैक रेंज, वो S-400 से ऑलमोस्ट डबल है। तो एक नई कंप्लीटली डिफरेंट वेपन सिस्टम है। इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, करीब $1 बिलियन से अधिक है, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट ऑफ S-400 यूनिट। और ये बहुत ही कम इसके यूनिट्स बने हैं। रशिया के पास 1 या 2 रेजिमेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ वो जॉइंट डेवलप करे। तो ये एक्चुअली इट इज़ एक एंटी स्पेस वेपन कहा जाता है इसको। एक एंटी सैटेलाइट, एंटी स्पेस वेपन है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस। और उसके डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये एयर डिफेंस ही नहीं, एक्चुअली ये वेपन ऑफ ऑफेंस है। एक ऐसी एक हथियार है जिसकी डिप्लॉयमेंट के बाद आपकी जो एडवर्सरी है वो हवाई जहाज नहीं चला सकता है, आपको अटैक नहीं कर सकता। एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे सुदर्शन चक्र, वो उस सुदर्शन चक्र का एक बहुत ही एक अहम हिस्सा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज भी काम करता है? बिल्कुल, बियॉन्ड विजुअल रेंज 600 किलोमीटर दूर की वो क्लेम करते हैं। 500-600 किलोमीटर रेंज पे है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये कोई और ऐसा कोई एक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं और, किसी और देश के पास। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हम जब भी पुतिन यहाँ आते हैं या हमारे प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं या किसी और मंच पर हम जमा होते हैं, ये बात आ जाती है कि क्या हम कभी वो दिन देखेंगे कि भारत और रूस आपसी व्यापार को डॉलर में ना करके रूबल और रुपए में कर सकें, अपनी मुद्रा में कर सकें। पर उसमें फिर वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी याद आती है जो ब्रिक्स देशों को उन्होंने एक साथ दी थी कि इस बारे में सोचेगा भी मत। ये बहुत दूर की कौड़ी, दूर की कल्पना है या अभी डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए कम से कम, या ये संभव है? आपको लगता है कि अगर ये सहयोग रहा तो कुछ वर्षों में वो दिन आएगा? हाँ, देखिए, आज की बातचीत में ये जानकारी सामने आई है कि 96% जो ट्रेड हो रहा है हमारा, वो अपनी अपनी करेंसीज में हो रहा है। ये बात आई है। हालांकि मुझे ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें युआन भी है और भी कुछ मुद्राएं हैं। बहरहाल देखिए, तुरंत तो ऐसा नहीं आप कर सकते कि डी-डॉलराइज कर सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि सबको सबकी जरूरत है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा दिन आए कि आप अमेरिका किनारे बैठ जाए और ये हो जाए। वो अब होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज है। साल 1 से लेके 1820 के दशक तक दुनिया में हमेशा ही 2 अर्थव्यवस्थाएं पहले और दूसरे पायदान पे रही हैं, लगभग 1800 साल तक। वो है चाइना और इंडिया। और ये 200 साल का जो अपवाद का पीरियड हमने देखा है जब पश्चिम गया ऊपर, वो भी अब पीछे आ रहा है। आप देख रहे हैं कि G7 कंट्रीज की इकोनॉमी कैसी है और ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और इन लोगों का क्या परफॉर्मेंस है। अब डॉलर का इंपॉर्टेंस 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो अमेरिका की अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस डायरेक्शन में जाती है। दूसरे कि ये जो अमेरिका की आदत है सैंक्शंस लगाने की, डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की, दूसरे देश के मुद्राओं के साथ खेल करने की और उसके साथ अपनी मिलिट्री को पीछे लगा देने की, ये जो पैंतरा है आज क्यों बहुत सारे देश जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो यूरोप के बैंकों में हमारा सोना रखा हुआ है उसको वापस ला रहे हैं। और तो और यूरोप में इटली वाले उठा के लंदन से ले जा रहे हैं। अभी वो लोग ले गए अपने सोने का बड़ा सा हिस्सा। तो ये अभी रशिया पे जिस तरीके से सैंक्शंस लगे कि उनका सामान पकड़ लो, उनका पैसा जब्त कर लो, उनके साथ कोई किसी तरीके की बातचीत मत करो, ट्रांजैक्शन मत करो, तो इन सब चीजों को भी ग्लोबल साउथ के देश जो हैं देख रहे हैं। तो सब अपनी अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से डॉलर का जो अभी डोमिनेंस है वो नीचे आएगा और पिछले कुछ समय से डॉलर का भाव जो है नीचे भी आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए 2 साल का उनका हिसाब किताब है। आखिरी साल तो मतलब लेमडक प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे और वो अपनी पॉलिसी को लेके जिस तरीके से अस्थिर हैं,
दूसरे देशों के साथ जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि वो धौंस वाली चीज जो है बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो हमें उसमें घबराने की बात नहीं है। जो उदित कह रहे थे कि हमको अपना बास्केट बड़ा करना है और उसके साथ ये करना है, जैसे आपने पूछा कि रशिया के साथ बिजनेस, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हम खरीदेंगे क्या बेचेंगे, ये भी हो सकता है कि रशिया के पास मैन पावर कम है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। तो हमारा जो वर्कफोर्स है वो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा वर्कफोर्स दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम क्या वर्कफोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ हद तक। इस तरीके के हमको ऑप्शंस को तलाशना होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी करेंसीज के लिए रास्ता बनेगा, जगह बनेगी। एक छोटी सी चीज बस बोलना चाहता हूं उसमें कि आप ले लीजिए, इंडिया ट्रेड कर ले सबके साथ रुपए में, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है, आपका रुपया लेके वो आपसे क्या खरीदेंगे? करेक्ट। आपको मैं डॉलर देता हूं, मैं आपको $100 देता हूं तो आप दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं तो आपको इंडिया से कुछ चीज खरीदनी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे भी इंडिया के रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं। इंडिया से आप क्या खरीद सकते हैं? तो मतलब मुद्दे की बात इसमें यह है, जब तक आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बड़ा नहीं होगा, जो ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने डोमिनेट करा है वर्ल्ड इकोनॉमी को, जब तक आप कुछ बनाएंगे नहीं तो आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसको लेके क्या करेंगे, उससे क्या खरीदेंगे। ये चीज ध्यान में रखने की है कि आपकी करेंसी लॉन्ग टर्म में तभी मायने रखती है जब आप एज अ कंट्री कुछ बनाते हैं, ऐसी चीज जो दुनिया को चाहिए आपसे, तब उस करेंसी की वैल्यू। अदरवाइज क्या है पहले।